वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले चलिए आइए डालते हैं नजर आज के कुछ समाचार पे। ठीक है, देखिए पहला समाचार है, इनको तो जानते भी होंगे आप लोग, जियो। ठीक है, जियो बिकम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस प्रोवाइडर, यानी जियो दुनिया का सबसे बड़ा फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस प्रदाता बन गया है। जियो जियो आप लोगों की दुनिया में कब आया था? आप लोग को पता होगा जियो कब आया था? आप लोग को याद होगा जब जियो स्टार्टिंग में आया था तो सिम फ्री में दे रहा था और 1 साल का इंटरनेट फ्री भी दे रहा था। क्या दे रहा था? सिम और इंटरनेट। सिम प्लस इंटरनेट। ठीक है, क्या दे रहा था? फ्री। फॉर कितने साल के लिए? 1 ईयर के लिए। फ्री फॉर 1 ईयर। ठीक है, जब स्टार्टिंग में जियो आया था तो सिम और इंटरनेट 1 साल के लिए फ्री दिया था। ठीक है, कहने का मतलब इसने क्या किया? लोगों को इंटरनेट यूज करना सिखाया। ठीक है, मतलब कि व्यापक तौर बोले तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में लोगों को इंटरनेट यूज करना सिखाया, आदत लगाया। ठीक है, उसके बाद क्या किया इसने? अपना टैरिफ लगाया। ठीक है, अपने मतलब कि अपने मन का टैरिफ लगाया। कहने का मतलब ये है कि जब जियो आया था स्टार्टिंग में तो इसने क्या किया? अंधाधुन अपने क्या किया? नेटवर्क को बिल्ड किया। नेटवर्क बोले तो गांव तक इन्होंने क्या किया? 5G नेटवर्क को पहुंचाया। ठीक है, आज के डेट में ऐसा हो गया है कि ऐसा कोई भी गांव, ऐसा कोई भी शहर, ऐसा कोई भी कस्बा नहीं है जहां पे जियो का नेटवर्क 5G, 4G 3G 2G की बात नहीं हो रहा है, 5G, जियो का 5G नेटवर्क ऐसा कोई सा शहर नहीं है जहां पे नहीं होगा। ठीक है, अभी जियो किस पे काम कर रहा है? 6G पे काम कर रहा है। 6G पे मतलब 6th जनरेशन पे काम कर रहा है ये। ठीक है, देखिए जब स्टार्टिंग में आया था इसने क्या किया? सिम और इंटरनेट दोनों फ्री दिया 1 साल के लिए। ठीक है, अब क्या होगा? दूसरी कंपनियों का क्या होगा? ऑब्वियस ये बात है, जो पहले से कंपनी थी जैसे एयरटेल हो गया, बीएस एयरटेल हो गया, यूनिनॉर हो गया, एयरसेल हो गया, बहुत सारी कंपनी थी, आइडिया हो गया, बहुत सारी कंपनियों क्या हुआ? बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, किसके आने से? जियो का आने से। ये कंपनियां क्या हुई? बैठ गई मार्केट में। ठीक है, एक ही नाम था जियो। आज जियो वैसे ही काम करता रहा। ठीक है, अपने नेटवर्क को बढ़ाता रहा, शहर से शहर, गांव से गांव। ठीक है, देहात से देहात, मतलब ऐसे कस्बों में भी जाके इन्होंने काम किया अपने नेटवर्क पे। और आज क्या है? इनका पूरी दुनिया में दबदबा है। ठीक है, तो जियो दुनिया का सबसे बड़ा फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस, कहने का मतलब ये हुआ कि इंटरनेट प्रोवाइडर। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट प्रोवाइडर कौन बन गया है? जियो। जियो किसकी कंपनी है? ये कब आया था? तो जियो इंट्रोड्यूस कब हुआ था? तो 2015 में हुआ था। ठीक है, 2015 में जियो को इंट्रोड्यूस कब किया गया था? 2015 में। लेकिन किसके लिए? किसके लिए? दिसंबर 2015 में, दिसंबर के मंथ में और 2015 में अपने एम्प्लॉइयों के लिए बीटा वर्जन जियो का लाया गया था। जो इसके एम्प्लॉय, जियो के खुद का एम्प्लॉय, रिलायंस इंडस्ट्री का खुद का एम्प्लॉय क्या किया? जियो का सर्विस लिया। कब? 2015 में। लेकिन सार्वजनिक कब किया इन लोगों ने? सार्वजनिक इन लोगों ने 2016 में। कब किया था? 2016 में, सितंबर 2016 में जियो को क्या किया? लोगों के लिए मार्केट में ला दिया। ठीक है ना? अब देखिए, अब इसका संस्थापक कौन है जियो का? जियो का संस्थापक संस्थापक अपने भाषा में कहते हैं मालिक। तो इसके मालिक है मुकेश अंबानी। कौन है संस्थापक? कौन है? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी। ठीक है, चलिए इसमें इतना ही। अगला न्यूज। देखिए अगला न्यूज है, इंडिया इज बिल्डिंग 3 न्यू स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व इन उड़ीसा, राजस्थान एंड गुजरात टू इंश्योर एनर्जी सिक्योरिटी
सिक्योरिटी एंड प्रिपेयर फॉर फ्यूचर इमरजेंसीज। यानी भारत क्या कहना चाह रही है, भारत ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और भविष्य की आपात स्थितियों के लिए तैयारी करने हेतु उड़ीसा, राजस्थान, उड़ीसा, राजस्थान और गुजरात में 3 नए रणनीतिक तेल भंडार बना रहा है। कहने का मतलब क्या कर रहा है, ये क्रूड ऑयल का रिजर्व करने के लिए क्या बन रहा है, भंडारण करने के लिए क्या कर रहा है, ये एक भंडारण क्या बना रहा है अपने देश में, कि उस क्रूड ऑयल को क्या करेंगे, भंडारण करेंगे अपने देश में, ताकि ये कब काम आए, जब युद्ध की स्थिति हो। आप लोग देख रहे हो आजकल कब कहा कौन सी स्थिति में कहाँ पे युद्ध हो जाए कोई नहीं जानता है। ठीक है, अभी भारत पाकिस्तान का लग रहा था युद्ध हो जाएगा, अभी रसिया और क्या कहते हैं यूक्रेन के बीच चल रहा था, उसके बाद इजराइल और ईरान के बीच चल रहा था। ठीक है, उसमें यूएसए कूद पड़ा। तो ये चीजें कब क्या हो जाएगा, कब विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाएगा कोई नहीं जानता है। तो भारत क्या चाहता है, क्रूड ऑयल का भंडारण चाहता है अपने देश में। तो कहाँ कहाँ कर रहा है, उड़ीसा में, राजस्थान में, गुजरात में। ठीक है, किसका, क्रूड ऑयल का क्या कर रहा है, भंडारण। ठीक है, उसके लिए क्या कर रहा है वो, व्यापक तौर पे वो उन साइट्स को क्या कर रहा है, बना रहा है जहां पे ये क्रूड ऑयल को भंडारण करना चाह रहा है। ठीक है, तो कौन से 3 जगह है, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, ये आपात स्थिति में इसका यूज होगा। चलिए अगला, अब देखिए ये, इनको तो सब जानता होगा, ये है शेख हसीना। कौन है, शेख हसीना, बांग्लादेश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, क्या एलिगेशन इन पे, बांग्लादेश के पूर्व पूर्व पीएम शेख हसीना को 6 महीने जेल की सजा, अदालत की अवमानना की दोषी। ठीक है, यानी फाउंड गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, इनको क्या किया गया है, 6 मंथ का यानी 6 महीने का क्या जेल का सजा सुनाया गया है। ये क्या थी, देखिए पहले इनको जानेंगे इनके बारे में। ये क्या थी, तो प्रधानमंत्री थे, कहा कि बांग्लादेश के। ठीक है, इनको क्या किया गया है, वहां से इनको एक तरह से खदेड़ दिया गया है। ठीक है, इनका हिस्ट्री जानेंगे आप लोग। हिस्ट्री, इनके पिताजी का नाम था शेख मुजीबुर रहमान। क्या नाम था, शेख मुजीबुर रहमान। रहमान जिस तरीके से हमारे देश में जिस तरीके से हमारे देश में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का उपाधि दिया गया था, उसी तरह से इनके देश में इनके पिताजी को, किसके, शेख हसीना के पिताजी को राष्ट्रपिता को उपाधि दिया गया था। जिस तरीके से हमारे देश में महात्मा गांधी का फोटो हमारे करेंसी पे यानी नोटों पे छपा हुआ है, वैसे ही बांग्लादेश के करेंसीज पे इनका शेख मुजीबुर रहमान का फोटो बांग्लादेश के करेंसीज पे अंकित हुआ है। अभी तो वहां के देश ने, अब इनका सत्ता तो नहीं रहा, तो वहां के देश के जो अभी सत्ता में है वो चाह रहे हैं कि करेंसीज पे वहां के हिस्टोरिक प्लेस, मतलब हिस्टोरिक जो जगह है, ऐतिहासिक जगह है, उनके फोटो वहां पे, कहाँ पे, इन मतलब करेंसीज पे अंकित हो जाए। मतलब इनका फोटो हटाना चाह रहे हैं वो लोग, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। ठीक है, तो देखिए ये है शेख हसीना। इनको क्या हुआ है, शेख हसीना, इनको क्या हुआ है, 6 महीने का कोर्ट ने क्या किया है, जेल का सजा सुनाया है। देखिए हुआ क्या था, शेख हसीना का एक ऑडियो क्लिप लीक हुआ था। ठीक है, ऑडियो क्लिप में इन्होंने क्या बोला था, ऑडियो क्लिप में इन्होंने कहा था कि 227 केसेस है मेरे पे, मैं 227 केस मेरे पे है, यानी कि मेरे पास 227 लोगों को मारने का लाइसेंस है। यही लाइन था उनका, 227 केस मेरे पे है, यानी कि मतलब कि 227 लोगों को मारने का लाइसेंस मेरे पास है। यही इन्होंने यही बोला था, यही लाइन बोला था, जिसके आधार पर इनको क्या किया गया था, इनसे इस्तीफा मांगा गया था। इस्तीफा नहीं दे रहे थे तो लोग इनके जो क्या कहते हैं, जो पोजीशन में है वो लोग इनके घर तक चले गए थे इनको मारने के लिए। ठीक है, तो लास्ट में इंडिया वालों ने क्या किया, उनको एयरलिफ्ट करा के इंडिया में लेके आया था बचा के, ताकि इनको कोई मारे ना। ठीक है, तो यही कहानी था। और बांग्लादेश क्या हुआ, इनको 6 मंथ का, बांग्लादेश का कोर्ट क्या दिया है, 6 मंथ का जेल की सजा सुनाया है। किसको, शेख हसीना को। ठीक है, देखिए अभी जो वहां पे जिसकी सरकार है उनका नाम है मोहम्मद यूनिस। ठीक है, मोहम्मद यूनिस, ये एक प्रोफेसर भी थे मोहम्मद यूनिस। ये इनके अंतरिम सरकार है, अंतरिम सरकार बोले तो कुछ दिनों के लिए इनकी सरकार है। और उनकी जो धाक है
बांग्लादेश सैनिकों के साथ, सैनिक जो है वहां पे जो सैनिक जो राज कर, जिस तरीके से हमारे इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी है, उसी तरह के तरीके से वहां भी उनके अपने सैनिक है। तो सैनिक से उनकी बहुत ज्यादा बनती है। वो देखिए, अभी जो जो उनकी सरकार चल रही है, अंतिम सरकार चल रही है, वो भी कुछ दिन के लिए ही सरकार है। ऐसा ऐसा माना जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि उनकी सरकार भी बहुत जल्दी क्या हो, गिरने वाली है। तो क्या नाम है उनका? मोहम्मद यूनिस। मोहम्मद यूनिस, मोहम्मद यूनुस। ठीक है। अब देखिए, यही जो है, यही आदमी जो है अभी क्या बांग्लादेश के अंतरिम सरकार का, ये अभी क्या है, नेता है, लीडर है। ठीक है। इन्होंने ही ग्रामीण बैंक, जितने भी भारत में आप देखते हैं ग्रामीण बैंक, ग्रामीण बैंक जैसे हमारे यहाँ खन्नामीपुर में भी ग्रामीण बैंक है, और भी जगह है, पूरा भारतवर्ष में हर जगह ग्रामीण बैंक है। इन्होंने ही ग्रामीण बैंक का विकास किया है। जो आज देखते हैं ना आप लोग पूरा इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में ग्रामीण बैंक, तो इन्हीं का दिया हुआ है। ठीक है, मोहम्मद यूनुस का ही ग्रामीण बैंक का विकास इनके द्वारा ही हुआ है। ग्रामीण बैंक का विकास, बैंक का विकास इन्होंने ही किया है। ठीक है। ग्रामीण बैंक का विकास कब हुआ था, कोई बताएगा? ग्रामीण बैंक का विकास, हाँ, देख लेना आप लोग। मुझे लग रहा है कि 1974 या 1976 के आसपास हुआ होगा। ठीक है, 1976 ही है। देख लेना एक बार आप लोग। ग्रामीण बैंक का विकास 1976 में, 1976 में, ठीक है ना, 1976 में हुआ था। मोहम्मद यूनिस ने किया था। ठीक है ना। चलिए, अब बात करेंगे बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर का। तो बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर कितने किलोमीटर तक लगती है? 4096 किलोमीटर, आप लोग याद रखना। 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर लगता है। ठीक है। चलिए, इसमें इतना ही। आगे आइए, आते हैं अब क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर कर दिया गया है। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले कौन थी? सावित्रीबाई फुले, ये ऐसा कहा जाता है कि पहली शिक्षिका, भारत की पहली शिक्षिका, पहले महिला शिक्षक या शिक्षिका कह लो आप, तो कौन थी? सावित्रीबाई फुले। ठीक है। कौन थी? सावित्रीबाई फुले, भारत की पहली महिला शिक्षक, भारत की पहली महिला शिक्षक। ठीक है। ये किसकी पत्नी थी? ये किसकी पत्नी थी? पहले तो बात करें कहाँ की रहने वाली, तो महाराष्ट्र की। ठीक है। ये किसकी पत्नी थी? तो ज्योतिबा फुले की। किसकी? ज्योतिबा फुले की। ज्योतिबा फुले की पत्नी थी। ठीक है। बहुत कम उम्र में इनकी शादी हो गई थी, 16 साल की एज में। ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि ज्योतिबा फुले की सावित्रीबाई फुले से शादी जब हुई, उसके बाद इन्होंने उनको खूब पढ़ाया, पढ़ाया। ठीक है। उसके बाद बहुत सारे आश्रम खोले इन्होंने। क्या कहते हैं, विधवा, जो कम उम्र में विधवा, जो औरत जो विधवा हो गई, उनके लिए भी इन्होंने क्या किया? आश्रम खोले, और अनाथालय खोले बहुत सारे। ठीक है। गर्ल्स गर्ल्स स्कूल का भी इन्होंने, बहुत सारे गर्ल्स स्कूल इन्होंने खोले। ठीक है। तो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया। किसने? सावित्रीबाई फुले ने। कहा कि महाराष्ट्र की। इनके इन्होंने क्या क्या खोला पहले? देखिए, पहली भारतीय शिक्षिका थी, पहले बात ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर रात्रि और स्कूल भी चलाया इन्होंने। किसने? सावित्रीबाई फुले ने। ठीक है। उसके बाद आश्रम खोला, किसके लिए? महिलाओं के लिए। अनाथालय खोला। ठीक है। गर्ल्स स्कूल भी ओपन किया। ठीक है ना। तो ये सारे किसने किया? तो सावित्रीबाई फुले ने किया। ठीक है। ये सावित्रीबाई फुले जो है, किसके साथ मिलकर? ज्योतिबा फुले के साथ रात्रि स्कूल, रात को मतलब स्कूल चलने वाला रात्रि स्कूल। ठीक है। आश्रम खोले इन्होंने, आश्रम। ठीक है। विधवा औरत के लिए भी आश्रम खोला इन्होंने, विधवा औरत के लिए आश्रम। ठीक है।
और क्या खोला इन्होंने, गर्ल्स स्कूल, गर्ल्स स्कूल का निर्माण इन्होंने किया, गर्ल्स स्कूल लड़कियों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए इसमें इतना ही, आगे। निम्न में से किसने स्प्री 2025 लॉन्च किया, स्प्री, ठीक है, स्प्री 2025 किसने लॉन्च किया, ठीक है, ये है क्या, तो ये बात करेंगे हम लोग, ईएसआईसी ने, ईएसआईसी ने स्प्री लॉन्च किया है, ठीक है, किसने, ईएसआईसी ने। स्प्री का फुल फॉर्म क्या होता है, स्कीम फॉर प्रमोशन, स्कीम फॉर प्रमोशन, क्या होता है, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज, ठीक है। ये क्या है, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज, ठीक है, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज, ये एक स्कीम है 2025 लॉन्च किया है किसने, ईएसआईसी ने। ईएसआईसी क्या है, ईएसआईसी क्या है, एक ऐसा संगठन है, एक संगठन है, ठीक है, ये एक ऐसा संगठन है जो जो कर्मचारियों के लिए, किसके लिए, कर्मचारियों के लिए, ठीक है, क्या मेडिकल का व्यवस्था करता है, मेडिकल का व्यवस्था करता है, या फिर मातृत्व, एक मातृत्व वंदना योजना चलता है उसमें ये हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर जो लाभुक है ईएसआईसी में, जो लाभुक है या उनके क्या कहते हैं, उनके जो परिवारजन है, उनको क्या करता है, मेडिकल मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए क्या करता है, मतलब एक तरह से कह लीजिए फाइनेंशियल सपोर्ट करता है। आप पैसे की मदद तो नहीं कहेंगे, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट कहते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट करता है कौन, ईएसआईसी, ठीक है। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा चालक, मतलब कि चलाया गया एक संगठन है, ठीक है। ये क्या करता है, हर तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट करता है। जब इनको क्या होता है, कोई बीमारी से गुजर रहा हो, या हाथ पैर टूट जाए, या फिर किसी किसी कारणवश मृत्यु हो जाता है, ठीक है, या फिर ये कह लो कोई बीमारी है, तो ईएसआईसी के थ्रू इनका इलाज और उस जो भी कारण होता है उसका निदान किया जाता है फाइनेंशियल सपोर्ट करके, किसके द्वारा, ईएसआईसी ईएसआईसी द्वारा। ये ईएसआईसी क्या है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये क्या करता है, तो ये क्रम देखिए एक तरह से क्या है, ये ईएसआईसी होता क्या है और कैसे काम करता है। देखिए कुछ कंपनी होती है, कंपनी, ठीक है, जिसके कर्मचारियों की संख्या 10 या 10 से अधिक होता है, तो उनके कुछ पैसे, एक तरह से इंश्योरेंस है, देखिए इंश्योरेंस का नाम आया होगा, कुछ पैसा कट के एक इस कंपनी, इस संगठन को जाता है, ठीक है, किसको, ईएसआईसी को जाता है, किसको, ईएसआईसी को जाता है कुछ पैसे कट के। ये कब काम आता है, कब काम आता है, जब इनकी कोई बीमारी हो जाए, ठीक है, या कुछ क्या कहते हैं, जब इनका डिलीवरी का टाइम होता है, या फिर ये कह लीजिए आप, या कोई आकस्मिक मृत्यु हो गया, तब ये फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, कौन, ईएसआईसी, ठीक है ना, ईएसआईसी सपोर्ट करता है। ये क्या है, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। समझ गए आप लोग क्या होता है, इसको हिंदी में कहेंगे हिंदी में क्या कहेंगे, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, क्या कहेंगे, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ठीक है, बीमा निगम। और इसको अब कौन सा मंत्रालय चलाता है, इसको कौन सा मंत्रालय चलाता है, तो श्रम और राजगीर मंत्रालय द्वारा, श्रम और राजगीर मंत्रालय द्वारा ये श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा ये
चलाया जाता है, मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, अब इतना ही है। सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिडबी का फुल फॉर्म, सिडबी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्री स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी का फुल फॉर्म बताया था आप लोगों को। सिडबी का फुल फॉर्म स्मॉल इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। चलिए आगे। किस शहर के विश्वविद्यालय का नाम बदलकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा? किस शहर के विश्वविद्यालय का नाम पर? तो देखिए, ये इसका आंसर होगा बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु होगा इसका आंसर। और जिस यूनिवर्सिटी का नाम ले रहा है ये, उस यूनिवर्सिटी का नाम है बेंगलुरु सिटी विश्वविद्यालय। ठीक है, क्या है? बेंगलुरु सिटी नाम ही है इस विश्वविद्यालय का, बेंगलुरु सिटी विश्वविद्यालय। इसी का नाम बदलकर विश्वविद्यालय, इसी का नाम बदलकर क्या करने वाला है? क्या करने वाला है? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम पे रखने वाला है। ठीक है, अब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बात आ रहा है, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हमारे देश में कौन कौन से पद पर रह चुके हैं? ठीक है, कौन कौन से? सबसे पहले आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई गवर्नर। ठीक है, आरबीआई गवर्नर। इसके बाद यूजीसी का चेयरमैन, यूजीसी का चेयरमैन देख लेना आप लोग, यूजीसी का चेयरमैन रह चुके हैं। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर। ये हमारे देश का एक एसेट्स है। ठीक है ना? कौन? मनमोहन सिंह। ये प्राइम मिनिस्टर कब से कब तक रहे? 2004 से 2014 तक, 2004 से 2014 तक। अभी जो प्रधानमंत्री है, जो नरेंद्र मोदी, 2014 से लेकर अभी तक चल ही रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना? तो आरबीआई के गवर्नर ये कब बने थे? आरबीआई गवर्नर कोई बताएगा कब बने थे ये? मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर। ठीक है, 1982 से लेकर 85 तक। ठीक है, आरबीआई गवर्नर कब बने थे ये? 1982 से लेकर 1995 तक, सॉरी 85 तक, 1982 से 85 आरबीआई गवर्नर। यूजीसी 91, 1991। ठीक है ना? ये ठीक फाइनेंस मिनिस्टर बनने से पहले यूजीसी के क्या थे? ये चेयरमैन थे। क्या थे? चेयरमैन थे 1991 में। 1991 में ही इनको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया था। उसके बाद 2004 में इन्होंने क्या किया? एज ए प्राइम मिनिस्टर 2014 तक रहे। ठीक है, कौन? मनमोहन सिंह। अब बात करेंगे बेंगलुरु का। ये तो कि मनमोहन सिंह के बारे में। बेंगलुरु बेंगलुरु का बात करेंगे। बेंगलुरु बेंगलुरु में किसका किसका मुख्यालय है? एक तो इसको क्या कहा जाता है? सैटेलाइट सिटी, सैटेलाइट सिटी। ठीक है, और क्या कहा जाता है? सिलिकॉन सिलिकॉन सिटी, या कह लो सिलिकॉन वैली। ठीक है, सिलिकॉन सिटी या सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को ही कहा जाता है। और किसका किसका मुख्यालय यहाँ पे? कुछ दिन पहले आपको बताया था मैं, कॉफी बोर्ड का, कॉफी बोर्ड का हेड क्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में ही है। कॉफी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु में ही है। ठीक है, कहाँ है? बेंगलुरु में, बेंगलुरु। ठीक है, कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। सिलिकॉन वैली, सैटेलाइट सिटी। ठीक है, और किसका? इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय
यहीं पे है, बेंगलुरु में ही। ठीक है, ये सारा चीजें है जो पॉइंट है, आप लोग इसको याद कर लेना। ठीक है, और तो इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। चलिए आगे। आरबीआई के नए कार्यकारी निर्देशक कौन बने? आरबीआई के नए कार्यकारी निर्देशक कौन बने? तो कौन बने? इसका आंसर होगा आप लोग का केशवन रामचंद्रन। केशवन रामचंद्रन। आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने? तो केशवन रामचंद्रन। अब आरबीआई की बात आ रहा है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, फुल फॉर्म तो यही होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का जो अधिनियम जो था कब आया था? आरबीआई का अधिनियम, गठन करने का अधिनियम 1934 में आया था, और इसका गठन 1935 में किया गया था। आरबीआई का जो जो गठन था 1935 में किया गया था, अधिनियम 1934 में आया था। ठीक है, तो आरबीआई का जो अधिनियम, लिख लो आप लोग, अधिनियम गठन का गठन का गठन का अधिनियम 1934 में आया था। इसको गठन किया जाएगा। और गठन कब हुआ? गठन कब हुआ? 1935 में। 1935 में इसका क्या हो गया? गठन हो गया। किसका? आरबीआई का। आरबीआई का गठन कब हुआ? 1935 में। आरबीआई का अभी अभी जो करंट में गवर्नर कौन है? वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा। क्वेश्चन आ सकता है, आजाद भारत का पहला गवर्नर कौन था? आजाद भारत का पहला गवर्नर आरबीआई का, आजाद भारत का पहला आरबीआई गवर्नर कौन था? सर क्या नाम, कौन था सर? क्या नाम था? सर सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। सर सीडी देशमुख। और ये पूछ सकता है कि भारत का आरबीआई का, सॉरी भारत का छोड़िए, आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था? आरबीआई का पहला गवर्नर तो ओसोबोर्न स्मिथ। ओ स्मिथ। ठीक है ना, ओ स्मिथ। देख लेना आप लोग, कौन था? ओ स्मिथ, जिसको ओसोबोर्न स्मिथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओसोबोर्न स्मिथ। ओसोबोर्न स्मिथ। ठीक है, देखिए कितने क्वेश्चंस बन गए। गठन का अधिनियम कब आया था? 1934 में। गठन कब हुआ? 1935 में। ठीक है, वर्तमान गवर्नर कौन है आरबीआई का? संजय मल्होत्रा। आजाद भारत का पहला आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख। आरबीआई का पहला गवर्नर जो 1935 की बात हो रही है, तो उसमें अंग्रेजों का शासन था, तो सिम कौन हो सकता है? अंग्रेजी हो सकता है। तो ओसोबोर्न स्मिथ, ओ स्मिथ कौन था? आरबीआई का गवर्नर था। ठीक है, चलिए आगे, अगला इसमें इतना ही। किस शहर ने भारत का पहला क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम लॉन्च किया है? अब देखिए ये क्या है, क्यूआर आधारित डिजिटल एड्रेस सिस्टम क्या क्या लॉन्च किया गया है? कहां पे? तो इंदौर में। इंदौर क्या है? इंदौर जो सबसे क्लीनेस्ट सिटी, भारत का सबसे क्लीनेस्ट सिटी, यानी सबसे साफ सुथरा शहर कौन सा है? तो इंदौर। ठीक है, कौन है? इंदौर। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो देखिए अब बात करेंगे थोड़ा इंदौर पे। ठीक है, ये है क्या? पहले पहले ये बात करते हैं क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस क्या है। तो एक ऐसा ऐसा एड्रेस सिस्टम बनाया इन लोगों ने, हाउस एड्रेस, घर का एड्रेस सिस्टम ऐसा बनाया है कि कहीं भी रहेंगे वहां से लोग वहां आसानी से पहुंच जाएंगे। क्या करके? मोबाइल एप्लीकेशन से क्या करके? स्कैन करके। ठीक है, वहां से क्या करेगा?
हर घर पे उन्होंने क्या किया है, क्यूआर का प्लेट लगा दिया है। इंदौर में क्यूआर कोड का क्या लगाया है इन लोगों ने, डिजिटली प्लेट लगाया है वहां पे। ठीक है, अगर किसी को मान लीजिए कुरियर कंपनी वाला है, एक उदाहरण दे, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप लोग, कोई कुरियर कंपनी है, कुरियर कंपनी आपको घर पे पहुंचाना चाह रहा है, तो क्या करेगा, उसका क्यूआर कोड का अपना फोटो उसको सेंड करेगा। वो क्या करेगा, अपने मोबाइल से क्यूआर स्कैन करेगा, और स्कैन करते हैं क्या, उसके पास वो आके क्या आ जाएगा, लोकेशन का पूरा सटीक लोकेशन, कहते हैं ना एक सटीक लोकेशन, ठीक है, एक्यूरेट सटीक लोकेशन घर का, उसके घर का सटीक लोकेशन उसको मिल जाएगा। किसको, कोई भी बंदा हो, कोई भी हो, या तो किसी को भी आपको आसानी से आपका घर, अगर अगर आपका घर है और आपके पास क्यूआर एड्रेस सिस्टम ये बना दिया गया है, क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम आपके पास है, तो कोई भी आसानी से क्यूआर कोड को डिजिटली स्कैन करके आपके घर तक पहुंच जाएगा। इससे क्या होगा, इससे होगा क्या, शासनिक प्रशासनिक कह लो, या फिर आपके डेटा डेटा को, मतलब डेटा को कह लीजिए, किसी भी आसानी से आपको घर ढूंढने में किसी को परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम लॉन्च किया गया है, किसने, इंदौर में। ठीक है, इससे बहुत फायदे हैं। अब देख लीजिए, पूछना पड़ता है आजकल, आप गांव में जाएंगे तो पूछना पड़ेगा फलाना का घर किधर है। ठीक है, उन फलाने का किधर घर किधर है, तो कोई बताता है गलत बता देगा, कोई सही बता देगा। ठीक है, तो इस क्यूआर कोड से क्या होगा, स्कैन करिए करिए क्यूआर कोड का स्कैन कीजिए। ठीक है, वो सटीक आपको एड्रेस देगा, और उस एड्रेस पे आपको ले जाकर क्या कर देगा, वो क्यूआर कोड से गूगल मैप के थ्रू आपको वहां पे छोड़ देगा। ठीक है, मिल जाएगा उनका घर। ये है भारत का पहला क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम, कहाँ पे, इंदौर में। ठीक है, इंदौर में। तो स्वच्छता में नंबर वन है ये मध्य प्रदेश में, वायु की गुणवत्ता गुणवत्ता जो रहता है ना, नापा जाता है, तो इंदौर भी नंबर वन में आता है। यहाँ पे एक योजना चलाया गया था, भिखारी को भीख नहीं देना। कहाँ पे, इंदौर में ही। भिखारी को भीख नहीं देना, भिखारी को भीख नहीं देना। अगर भीख भीख देते हुए कोई पकड़ा गया तो उसको जेल भी हो जाएगा, जेल का सजा भी हो सकता है। तो भिखारी को भीख नहीं देने की योजना कहाँ चलाया गया है, ये योजना है इंदौर में। इंदौर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अभी 3 टाइगर रिजर्व बना हुआ है, कौन कौन सा, कौन कौन सा बहुत बार बताया मैंने, 3 बनाया गया अभी जस्ट नया। ठीक है रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती, माधव, माधव और राता पानी, राता पानी। ये क्या है तीनों, टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व जो अभी अभी बना है। पहले से एक और था उस पे, कान्हा, कान्हा टाइगर रिजर्व, कहाँ पे, एमपी में। ये पहले से, यानी कि ये टोटल कितने हो गए, 4। ठीक है, चलिए इसमें इतना ही, आगे। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण किस मंत्रालय का वैधानिक निकाय है। केंद्रीय दत्तक ग्रहण प्रसाधन प्राधिकरण किस मंत्रालय का वैधानिक निकाय है। देखिए, यह है महिला बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए, तो पहला है इसका, महिला महिला की बात आ रही है, तब महिला आयोग आएगी। ठीक है ना, तो महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है, महिला आयोग का अध्यक्ष, का अध्यक्ष कौन है, महिला आयोग का अध्यक्ष विजया, विजया विजया राक्टक्कर। ठीक है, विजया ऐसी कुछ करके नाम है यार, विजया राक्टक्कर की ऐसी, विजया राह टक्कर, विजया राह टक्कर, राक नहीं, राह टक्कर। ठीक है, ये कौन है, महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राह टक्कर। ठीक है, अब बात करेंगे थोड़ा सा, ये तो महिला आयोग की है, एक गृह सचिव है, गृह सचिव, गृह सचिव। अभी गृह सचिव कौन है, गृह मंत्रालय में
गृह मंत्रालय, अभी आप लोग का गृह मंत्रालय में गृह मंत्री होंगे, तो गृह मंत्री भी कौन है? अमित शाह। ठीक है, तो गृह मंत्रालय में एक सचिव है, सचिव का नाम क्या है गृह सचिव का? तो गोविंद मोहन। क्या नाम है? गोविंद मोहन। गोविंद मोहन। ठीक है, गृह सचिव का नाम क्या है? गोविंद मोहन। ठीक है, देखिए अब हम पूछेंगे प्रशासनिक प्रशासनिक पद में सबसे बड़ा पद कौन होता है? होता है कैबिनेट सचिव। ठीक है ना? प्रशासनिक पद में सबसे बड़ा पद जो आईएएस ऑफिसर बन के जाते हैं, वो उनको क्या बनाया जाता है? कैबिनेट सचिव। ये सबसे बड़ा प्रशासनिक पद होता है। कौन सा? कैबिनेट सचिव। कैबिनेट कैबिनेट सचिव की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो कैबिनेट सचिव अभी कौन है? कैबिनेट सचिव अभी कौन है? कैबिनेट सचिव कैबिनेट सचिव कौन है? तो टीवी सोमनाथन। ठीक है, टीवी सोमनाथन कैबिनेट सचिव हमारे इंडिया का। ठीक है, ठीक है ना? आप लोग इतना याद रखना। चलिए आगे। कौन सा राज्य भुवनेश्वर में अत्यधिक विज्ञान अत, अत्याधुनिक अत्याधुनिक यानी मॉडर्न, ठीक है, विज्ञान शहर यानी किसकी बात कर रहा है? साइंस सिटी की बात कर रहा है। साइंस सिटी। ठीक है, साइंस सिटी। कौन सा राज्य भुवनेश्वर में अत्याधुनिक साइंस सिटी की स्थापना के लिए केंद्रीय सहायता मांग रहा है? विच स्टेट इज सीकिंग सेंट्रल असिस्टेंट फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट साइंस सिटी इन भुवनेश्वर? भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में तो है यार। उड़ीसा में भुवनेश्वर है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। ठीक है, अब बात आ रही है उड़ीसा की। तो उड़ीसा में हमने क्या क्या पढ़ा है? ठीक है, पहले भी बहुत बार चर्चा कर चुके हो उड़ीसा के बारे में। ठीक है, तो उड़ीसा की बात करेंगे हम लोग। ठीक है क्वेश्चन छूट गया है क्या? उड़ीसा उड़ीसा में देखिए हम लोग बात करेंगे। एक तो कोणार्क मंदिर है, कोणार्क सूर्य मंदिर। ठीक है, उसके बाद हमने लिंगराज मंदिर के बारे में पढ़ा था। उसके बाद ओलाइव टर्टल जो वहां पे नेस्टिंग के लिए आते हैं, कहाँ पे? समुद्र के किनारे। तो उस टाइम पे क्या किया जाता है? सारे मछुआरे को, नाविक को, सबको वहां से क्या किया जाता है? हटा दिया जाता है। कहाँ से? समुद्र के किनारे से। नाविक हो गया या मछुआरे हो गए या फिर समुद्र में कोई पर्यटक भी हो, तो उनको क्या किया जाता है? वहां से हटा दिया जाता है। कहाँ से? समुद्र के किनारे से। वहां पे क्या होता है? कछुए साल में एक बार नेस्टिंग के लिए, अंडे देने के लिए वहां आते हैं। कहाँ पे? उड़ीसा में ही। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कोणार्क सूर्य मंदिर है। कहाँ पे? उड़ीसा में ही है। ठीक है, कोणार्क सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर। यहाँ पे एक लिंगराज मंदिर है जो महादेव को समर्पित है। ठीक है, लिंगराज टेम्पल या मंदिर। ठीक है, कहाँ पे? यहीं पे। इसके अलावा मैंने क्या बताया? ओलाइव ओलाइव टर्टल। ठीक है, ओलाइव टर्टल रिडल, ओलाइव रिडल है। रिडल है, ओलाइव रिडल टर्टल। रिडल टर्टल। ठीक है, ये कहाँ आता है? समुद्र के किनारे आता है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। साइंस सिटी के लिए क्या कर रहे हैं लोग? इस्टेब्लिशमेंट के लिए सेंट्रल असिस्टेंट, वो कह रहे हैं कि केंद्रीय सहायता मांग रही है। कौन कौन मांग रहा है? उड़ीसा राज्य मांग रहा है। ठीक है ना? इसमें और क्या है? अच्छा, यहाँ का सीएम पता है आप लोगों को? सीएम कौन है? सीएम कौन है यहाँ का? सीएम उड़ीसा का मोहन चरण मांझी। कौन है? मोहन चरण मांझी। कहाँ का सीएम? तो उड़ीसा का उड़ीसा का जो सीएम है वो मोहन चरण मांझी है। ठीक है, यहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर गवर्नर कमेंट में बताओगे कि बता दूं? बताया था, मैं एक बार डिस्कस कर चुका हूं मैं। ठीक है क्या नाम है इनका? कंभम पाती हरि बाबू। कंभम पाती
कंभम पाती हरि बाबू। ठीक है, ये है उड़ीसा का गवर्नर कंभम पाती हरि बाबू, और ये है सीएम उड़ीसा का मोहन चरण माझी, नॉट मांझी, माझी। ठीक है, उड़ीसा के सीएम कौन है? मोहन चरण माझी, और गवर्नर कौन है? कंभम पाती हरि बाबू। चलिए आगे। ये क्वेश्चन छूटा हुआ था। भारत ऊर्जा स्टेक टास्क फोर्स के लिए मुख्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय ऊर्जा स्टेक टास्क फोर्स, हु हैज बीन अपॉइंटेड चीफ मेंटर फॉर इंडिया एनर्जी स्टेक टास्क फोर्स? तो ये है नंदन नीलेकारी। ठीक है, नंदन नीलेकारी अब कौन है? नंदन नीलेकारी, देखिए, नंदन नीलेकारी आप लोगों को पता होगा, कुछ साल पहले UIDAI, UI UIDAI, ठीक है, ये क्या है? आप लोग पता, आधार कार्ड बन रहा था 2009 में, इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किसका? UIDAI का। इसी के तर्ज पर क्या बना था हमारा? आधार कार्ड। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं अपने आधार कार्ड पे पीछे बैक पे ये UIDAI लिखा होता है, आधार कार्ड। आधार कार्ड बना था। ठीक है, ठीक है, ये जो UIDAI है, इसी के क्या है, ये क्या थे? इनको क्या बनाया गया था? अध्यक्ष। UIDAI के प्रथम अध्यक्ष कौन था? यही थे, नंदन नीलेकरी। ठीक है, आधार कार्ड कब से बनना स्टार्ट हुआ था हम लोग का? आधार कार्ड कब से बनना स्टार्ट हुआ था? आधार कार्ड देखिए 2009 में तो आ गया था, इसका गठन हो गया था, लेकिन बनना कब स्टार्ट था? आधार कार्ड हमारा 2010 से स्टार्ट हुआ था बनना। UIDAI का गठन 2009 में हो चुका था, लेकिन आधार कार्ड कब बना? 2010 में स्टार्ट हुआ था बनना। ठीक है, तो देखिए इसके अलावा ये क्या है? इन्फोसिस के सह संस्थापक है कौन? नंदन नीलेकरी। इन्फोसिस आप लोग सुने होंगे, कंपनी का नाम है, ये आईटी कंपनी इन्फोसिस। ठीक है, इसके क्या है ये? देखिए ये क्या होता है, सह संस्थापक क्या होता है? एक ही कंपनी का, एक ही कंपनी का बहुत सारे संस्थापक होते हैं, तो उसमें एक ही होता है जो मेन होता है संस्थापक। ठीक है, और बाकी को सह संस्थापक कहा जाता है। ये कौन है? नंदन नीलेकरी जो है इन्फोसिस के सह संस्थापक है। तो इन्फोसिस के संस्थापक कौन है? इन्फोसिस के संस्थापक कौन है? तो नारायण मूर्ति, NR नारायण मूर्ति। इन्फोसिस के संस्थापक कौन है? संस्थापक इन्फोसिस का, इसका संस्थापक NR नारायण मूर्ति। ठीक है, VVR सुब्रमण्यम कौन है? VVR सुब्रमण्यम नीति आयोग का CEO, नीति आयोग का कौन है ये? CEO कौन? VVR सुब्रमण्यम। सुमन बेरी कौन है? सुमन बेरी। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, अध्यक्ष प्रधानमंत्री। ठीक है, CEO कौन है? तो VVR सुब्रमण्यम। ये कौन है? सुमन बेरी कौन है? तो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन यानी उपाध्यक्ष है। ठीक है, किसका? नीति आयोग का, नीति आयोग का। कौन? सुमन बेरी। ठीक है, कौन है सुमन बेरी? तो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन। चलिए आगे, इसमें इतना ही। कौन सा राज्य भुवनेश्वर में, ये तो हो गया। ठीक है, किस देश ने ग्रीन हाउस गैसें और जल चक्र के लिए वैश्विक अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया? यानी विच कंट्री हैज लॉन्च द
ग्लोबल ऑब्जर्विंग सैटेलाइट फॉर ग्रीन हाउस गैसेज एंड वाटर साइकिल। मतलब एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया है जो ग्रीन हाउस गैस और किस पे, वाटर साइकिल पे क्या करेगा, नजर रखेगा। ठीक है, तो यही पूछ रहा है किस देश ने ग्रीन हाउस गैसें और जल चक्र के लिए वैश्विक अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है। तो देखिए ये होता क्या है, देखिए आप लोग को तो पता है वाटर साइकिल क्या होता है। हम तो रास्ते से जा रहे थे, बेलपूरी खा रहे थे और गड्ढे में पानी देख रहे थे। ठीक है, वही वाली कहानी है। ठीक है ना, गड्ढे में पानी देखते और शाम तक जब हम वापस जाते हैं तो गड्ढे का पानी क्या होता है, वाष्प होकर ऊपर चला जाता है। ठीक है, और वो वाष्प होकर ऊपर जो जाता है पानी, वो क्या बन जाता है, बादल। और बादल बनने के बाद क्या होता है, कुछ दिन बाद, कुछ घंटे बाद, ठीक है, क्या होता है, बारिश के रूप में नीचे पानी वापस उस गड्ढे में आता है। ठीक है, ये क्या है, वाटर रिसाइकल। मतलब कि पानी क्या है, फिर पुनः उसी अवस्था में आ गया। गड्ढे में हमने पानी देखा था, क्या हुआ, वाष्पित होकर क्या गया, ऊपर गया, बादल बन गया। बादल में क्या हुआ, फिर पानी वापिस बरसात, वर्षा के रूप में पानी वापस उस गड्ढे में आया। मतलब पानी बरसात बरसात हुआ तो ऑब्वियस बात है गड्ढे में जाएगा। ठीक है, इसको वाटर रिसाइकिल कहते हैं। तो यही जल चक्र कहा जाता है, वाटर रिसाइकिल को हिंदी में जल चक्र कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैस आप लोग जानते ही हो कि आजकल क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से क्या हो रहा है, वातावरण आसपास का क्या गर्म हो रहा है। ठीक है, तो हम ग्रीन हाउस गैसों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि ज्यादा CO2 का एमिशन ना हो। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए क्या है, एक सैटेलाइट लॉन्च किया है एक देश ने, और इस पर क्या करेगा, नजर रखेगा ग्रीन हाउस गैसों पे, जल चक्र पे। तो कौन सा देश है, जापान। ठीक है, कौन सा देश है, तो जापान। जापान के साथ, जापान का जो सैटेलाइट जिसने लॉन्च किया है उसको क्या कहा जाता है, जहां से सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में क्या है, इसरो है। इसी तरह से जापान में क्या है, जाक्सा। क्या है, जाक्सा। इसी यही जाक्सा ने क्या किया है, क्या लॉन्च किया है, तो गोसैट GW, जाक्सा बाई जाक्सा, मतलब जाक्सा द्वारा क्या लॉन्च किया गया है, गोसैट GW, जो क्या करेगा, ग्रीन हाउस गैस और जल चक्र पे नजर रखेगा। ठीक है, किसका है, जापान का, जापान द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, देखिए लकड़ी का उपग्रह बनाने वाला पहला देश कौन है, क्वेश्चन आया है कहीं कहीं। लकड़ी का उपग्रह बनाने वाला पहला देश कौन सा है। ठीक है, लकड़ी का उपग्रह बनाने वाला, लकड़ी का लकड़ी का उपग्रह बनाने वाला पहला देश, लकड़ी का उपग्रह बनाने वाला पहला देश, बनाने वाला पहला देश कौन है, जापान। ठीक है, जापान। यहीं पे 3D रेलवे स्टेशन पीछे बताया था मैं आप लोगों को। ठीक है, जापान में ही 3D रेलवे स्टेशन को बनाया गया है, 3D रेलवे स्टेशन। नेट चलता तो मैं आप लोगों को दिखाता कैसा दिखता है। ठीक है, चलिए आगे इसमें। अनुसंधान विकास और नवाचार योजना को लागू करने के लिए कौन सा विभाग नोडल विभाग है। विच डिपार्टमेंट इज द नोडल डिपार्टमेंट फॉर इम्प्लीमेंटिंग द रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम, यानी RDI की बात कर रहा है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, बताने के लिए, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या करता है, RDI यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। मतलब रिसर्च करेगा, फिर डेवलप करेगा और कुछ अलग हट के करेगा। ठीक है, वो कौन करता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चलिए आगे। दिव्यांशी भौमिक ने 36 साल बाद एशियाई युवा TT चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता। TT टेबल टेनिस, और कितने सालों बाद, 36 साल बाद। याद करने लायक बात है ये, कितने साल बाद, 36 साल। मतलब 3 दशक हो गए, चौथे दशक में घुस चुके हैं। ठीक है, कितने साल की लड़की है ये दिव्यांशी भौमिक, तो मात्र 14 साल की। ठीक है, मात्र 14 साल की। याद रखने वाली बातें जो है यही है, एक तो 36 साल बाद जीता है। ठीक है, जीती है, और कितने साल की है वो, 14 साल की है। क्या जीती है, तो टेबल टेनिस में युवा TT चैंपियनशिप में। ये कहा कहाँ हुआ था, तो ये हुआ है उज्बेकिस्तान में। ठीक है, क्या जीता है, गोल्ड। क्या जीता है, गोल्ड।
गोल्ड जीती है। कौन? दिव्यांशी भौमिक ने। क्या जीती है? गोल्ड। ठीक है, यही है, इसमें गोल्ड जीती है 36 साल बाद, यही याद रखना आप लोगों को, दिव्यांशी भौमिक। चलिए आज का क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, बाकी की चीज़ें हम लोग कल पढ़ेंगे। कल के क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।